हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस चैनल। और आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी के लिए पेपर 6 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, पेपर 6 की तैयारी कैसे करें। ठीक है, इसका सिलेबस क्या है ना, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सिलेबस है। इसका सिलेबस बहुत बड़ा है और ये पेपर 6 जो है वो हम जेपीएससी मेंस के रिलेटेड में बोल रहे हैं। ठीक है, जेपीएससी मेंस के रिलेटेड में। ठीक है, तो मेरा जो साइंस सब्जेक्ट था तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट को, ये मतलब ये जो नॉट सब्जेक्ट, ये पेपर को पूरा कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है, तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो इसमें, वो टोटल मार्क्स है आपका 200 नंबर। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका 200 नंबर है। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो 20 रहेंगे और हर एक का 2 मार्क्स, तो कुल हो गया आपके 40 मार्क्स का। ठीक है, ये 40 मार्क्स का हो गया। और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा वो आपका रिटर्न। ठीक है, कोई भी ऐसा पीसीएस नहीं है, कोई भी ऐसा पीसीएस नहीं जिसमें साइंस का एक स्पेशल पेपर दिया जाए। ठीक है, कोई भी ऐसा पीसीएस नहीं जिसमें साइंस का स्पेशल पेपर हो, बस यही एक पीसीएस है जिसमें साइंस का स्पेशल पेपर है। तो इसमें जो सब्जेक्टिव पेपर हो जाएगा वो 32 मार्क्स का एक क्वेश्चन और टोटल 5 क्वेश्चन जो 160 नंबर के, तो हो गया ये आपका कुल मिला के हो गया 200 मार्क्स। ठीक है, और टफ तो है, जो जिनका साइंस सब्जेक्ट नहीं था उनके लिए थोड़ा टफ है, और जिनका बायोलॉजी नहीं उनके लिए भी टफ है। ठीक है, बायोलॉजी का रोल यहाँ पे बहुत बड़ा है अगर देखा जाए, थोड़ा ज़्यादा ही है। एग्रीकल्चर साइंस है, तो सिलेबस तो हम देखेंगे, बट कैसे इसको प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो बायोलॉजी में इसका रोल जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये आप एग्ज़ाम का जो पैटर्न हो आई थिंक समझ गए होंगे कि टोटल 200 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव 40 मार्क्स का और 160 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव। सोचिए एक क्वेश्चन 32 मार्क्स का। ठीक है, मतलब कि लिखना थोड़ा इन द सेंस ऑफ टफ है, क्योंकि साइंस में आपको सभी को पता है कि टू द पॉइंट लिखा जाता है, बट यहाँ पे उतना वर्ड आप लाएंगे कहाँ से। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनका जो नेचर है पेपर 6 का, एग्ज़ाम पैटर्न है क्या है। ठीक है, और एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख ले। ठीक है, फिलहाल तो है नहीं मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बट देख लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं लेते आऊँगा। ठीक है, अब हम एक बार देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न को। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका एक बार देख लेते हैं, एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन सिलेबस। देखिए जो पेपर 6 है में क्या क्या है देखिए। ठीक है, ये फिज़िकल साइंस है। ठीक है, फिज़िकल साइंस है जिसमें कि ये यूनिट ऑफ क्या क्या, जो देखिए एक चीज़ है कि जो भी है उसको आपको सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ बच्चों का क्वालिफाई इसलिए नहीं होता है ना, क्वालिफाई इसलिए नहीं होता बिकॉज वो सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी से ना आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिए हैं, जिनका सिलेबस पूरा नहीं वो भी आंसर राइटिंग कर रहा है, और जो बिगनर है वो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से वो कुछ नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, जो कर चुके हैं 2-3 साल से तैयारी करें उनके लिए ठीक है, बट जो बिगिनर है या फिर जो जिनका सिलेबस ख़त्म नहीं है वो भी आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो इससे पता है आपको बहुत हार्म होने वाला है। आपको ज्ञान ही नहीं और आंसर राइटिंग कर रही है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले नॉलेज गेन कीजिए देन आंसर राइटिंग। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस के बारे देख लीजिए कि सिलेबस क्या है। तो फिजिकल साइंस का जो सिलेबस है इसमें, यहाँ सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एमकेएस, सीजीएस और एसआई, जो भी 11th-12th में पढ़े होंगे, 11th का एनसीईआरटी में से ये कर लेना है आपको। ठीक है, ये सारा आपको 11th का एनसीईआरटी मिल जाएगा। और ये वाला पार्ट आप जो ये वाला दिख रहा है ना आपको यहाँ पे ऊपर, डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट ऑफ वर्क, पावर, एनर्जी, सारे 11th का एनसीईआरटी से। ठीक है, सोर्स भी बता दे रहा हूँ कहाँ से करना है 11th का एनसीईआरटी से। और जो ये तीसरा वाला जो नंबर दिख रहा है आपको, सोलर सिस्टम, तीसरा वाला जो नंबर दिख रहा है जो सोलर सिस्टम, रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, सन एंड अदर प्लैनेट्स मूवमेंट, ये जो दिख रहा है तीसरा वाला एक्लिप्स, ये आप मेरे हिसाब से लगता है ना आप जीसी लियोंग या माजिद हुसैन कोई भी एक ज्योग्राफी का बुक ले लीजिए और वहाँ से कीजिए। ठीक है, ये वाला आप वहाँ से खुद से कर सकते हैं, ऐसा तो मैं कराऊँगा, बट आप वहाँ से खुद कर सकते हैं। और ये चौथा वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर ऑफ साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। पिछला प्रीवियस ईयर में इंफ्रासोनिक
और अल्ट्रासोनिक के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़िए, देन 11th की एनसीईआरटी पढ़िए। ठीक है, एक बार 9th की, एक बार फिर देन 11th की एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, तो इंफ्रासोनिक अल्ट्रासोनिक आपको समझ में आ जाएगा। सोर्स ऑफ इंफ्रासोनिक, साउंड इन नेचर, अल्ट्रासोनिक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन पे भी यहाँ ध्यान देने बोलेंगे। तो ये रहा आपका फिजिकल साइंस का सिलेबस। बहुत बड़ा फिजिकल साइंस का नहीं, फिजिक्स का रोल उतना बड़ा नहीं है, बट आप 11th 12th की एनसीईआरटी 11th और 9th की एनसीईआरटी से ये कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत जीसी लेंगे माजिद हुसैन या 11th की कोई जियोग्राफी की एनसीईआरटी से ये वाला टॉपिक कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक मैं यहाँ रेड कर दे रहा हूँ ये वाला टॉपिक आप कर सकते हैं सोलर सिस्टम के बारे। ठीक है, ओके, आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये फिजिकल साइंस का था। अब हम देखते हैं लाइफ साइंस जो लाइफ साइंस है ये पूरा बायो है। ठीक है, ये जो लाइफ साइंस है ये पूरी आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन है। ये वाला सेक्शन जो है बायो का सेक्शन है। ठीक है, ये बायोलॉजी का सेक्शन है। अब देखिए द लिविंग वर्ल्ड है, इसमें सेल स्ट्रक्चर, इट्स फंक्शन, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिकुल्स, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, एंजाइम, प्लांट्स, हार्मोन्स, ग्रोथ। ठीक है, जो भी है। पिछला बार प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में पूछा गया था, पीयूष ग्रंथि के बारे में पूछा गया। सोचिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इस लाइन को पढ़िए, रिक्वायर्ड डिस्क्रिप्टिव आंसर नॉट एक्सीडिंग 500 to 600 वर्ड, मतलब आपको कम से कम 500 450 से 500 वर्ड में तो लिखना ही होगा। सोचिए साइंस का इतना कहाँ से जुगाड़ कीजिएगा, अगर आपको सही से नॉलेज नहीं होगा तो आप इतना लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा, और 5 क्वेश्चन टोटल 32 मार्क्स के और 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो ये लाइफ साइंस का हो गया। देखिए यहाँ पे, तो इसको कैसे प्रिपेयर करना है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ अर्थ इंक्लूडिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन, ये भी है। डीएनए सेक्स डिटर्मिनेशन, डीएनए स्ट्रक्चर, फंक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारे आपके कहाँ से कवर कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि एक आप 9 to 12th की बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी, सभी नहीं, जो भी टॉपिक है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वहाँ से आप इसे कवर कर सकते हैं। देखिए मियोसिस, माइटोसिस हार्ड है यहाँ पे, ये देखिए सेल साइकिल जो मियोसिस माइटोसिस ये हार्ड है। ठीक है, सेल रिप्रोडक्शन। तो आप 9 से लेके 12th की एनसीईआरटी है, जो एक स्टैंडर्ड सोर्स है, मैं वो बता रहा हूँ। और कोई पर्टिकुलर बुक दिनेश वगैरह का पढ़िएगा तो ठीक है, बट उतना समय है नहीं आपके पास। ठीक है, उतना समय नहीं, और एनसीईआरटी इज बेस्ट, एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। तो आपको क्या करना है, 9 से 12th की एनसीईआरटी को पढ़, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को कर लेना है। ठीक है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी को कीजिए आप। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एग्रीकल्चर साइंस। देखिए एग्रीकल्चर जो साइंस है एग्रो डिपार्टमेंट में, तो एग्रो वाला डिपार्टमेंट है। तो यहाँ झारखंड के एप्लीकेशन देखिए, यहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस ऑफ झारखंड एप्लीकेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट एंड फार्म यार्ड्स। तो यहाँ पे आप कुछ वेबसाइट्स का भी हेल्प ले सकते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और आप गवर्नमेंट्स के कुछ स्कीम्स देखिए, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट फॉर फार्मर्स। ठीक है, आप नेशनल और इंटरनेशनली जो भी गवर्नमेंट्स के, सॉरी नॉट इंटरनेशनली, नेशनल जो राष्ट्रीय और राज्य, ठीक है, दोनों में जो फार्मर्स को जो बेनिफिट्स दे रहे, जो भी स्कीम्स वगैरह है। पिछला बार शायद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया था। ठीक है, हाँ पूछा गया था, पिछला जेपीएससी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो वो करंट है, अगर आप हिंदू वगैरह पढ़ते हैं या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, और जो पढ़ेंगे वो अच्छा लिख पाएंगे, सीधा बात। तो इसको आपको कवर करने के लिए आप कुछ एक पर्टिकुलर बुक तो नहीं है। ठीक है, कोई एक एग्रीकल्चर का बुक ले लीजिए, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली है क्या, देखिए, डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड, रेनफॉल पैटर्न आर नॉन, एबायोटिक स्टेटस इन ईच जोन। ठीक है, फिर तो थोड़ा सा एग्रीकल्चर का बेसिक, जियोग्राफी का थोड़ा बेसिक, और आपको थोड़ा झारखंड के कंटेस्ट में, मतलब कि झारखंड से रेफरेंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, और जो भी स्कीम्स है वो पढ़ लेना है, तो आपका ये वाला पार्ट्स कवर हो जाएगा। ठीक है, और पिछला साल का क्वेश्चन पेपर को ज़रूर रिव्यू कीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस के लिए देखिए, ऐसे तो आप यहाँ पे जो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन,
ठीक है। उसके बाद कंजर्वेशन, पोल्यूशन, एयर, वाटर, साउंड, सॉयल, वाटर, साउंड एंड सॉयल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे को आप क्या कर सकते हैं फिर क्या क्या जो भी एक्ट है जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सारे को आप ज्योग्राफी में कवर कर सकते हैं। सारे को ज्योग्राफी को स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का बुक ले लीजिए, और जो एक्ट वगैरह है ये सब तो आपको विकिपीडिया में मिल ही जाएगा, उसके थ्रू आप कवर कर सकते हैं। और ईवीएस का जो पार्ट होता है, एक शंकर आईएएस का बुक होता है, बट वो यूपीएससी के लिए ठीक है, बट आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शंकर आईएएस का एक बुक आता है, बट बहुत मोटी है, उतना चाहिए नहीं। जो भी यहाँ पे बेसिक ज्योग्राफी का बुक है उसी से आप ये सारा चीज़ कवर कर सकते हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, एसिड रेन, ये आप साइंस का थोड़ा सा पार्ट साइंस से देख लीजिएगा कि क्या होता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो भी एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, या फिर ईवीएस की कोई भी बुक अगर आपको है, या फिर करंट एक, और इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है ना करंट अफेयर्स को थोड़ा देखिएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स को देखिएगा, उसके कंटेक्स्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगला है साइंस एंड टेक। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। साइंस एंड टेक के लिए आपको एक ही ऑप्शन है, वो है करंट अफेयर्स, ठीक है। जो रेगुलर करंट अफेयर्स पढ़ेगा वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी, फिर आपका नेशनल प्रोग्राम प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड मलेरिया लेप्रोसी, टीबी, कैंसर, एड्स, ब्लाइंडनेस, ईटीसी, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन, डेटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग, साइबर क्राइम, साइबर लॉज, ये झारखंड पुलिस की ओर से शायद एक बुक लिखा गया साइबर क्राइम के ऊपर, ठीक है। फिर आए दिन इसके ऊपर हिंदू में एडिटोरियल वगैरह छपते रहता है, ठीक है, रिपोर्ट आते रहता है, ठीक है। तो आप अगर हिंदू नहीं पढ़ते हैं तो ना भारत टाइम्स पढ़िए, ठीक है, या फिर हिंदू को कोशिश कीजिए कि उनको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो मुझे तो मेरे हिसाब से आप अगर एसडीएम या डीएसपी बन रहे हैं तो एटलीस्ट आपको इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो पता चलेगा कि आपका जो क्लर्क है वो इंग्लिश बोल रहा है और आप बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में आप कंफर्टेबल होने, भले आप एग्ज़ाम इंग्लिश में मत लिखिए, मीडियम चेंज मत कीजिए, बट यू शुड नो इंग्लिश, ओके। स्पीकिंग इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि काम चलाव भी होगा तो चलेगा, बट इतना तो कन्वर्ट करना आना चाहिए, ओके। तो ये रहा आपका सिलेबस। तो थोड़ा सा आज हम पढ़ाई भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने सोर्स के बारे में बता दिया कि करंट अफेयर्स के लिए हिंदू इज़ द बेस्ट सोर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए हिंदू इज़ द बेस्ट सोर्स। और झारखंड के कंटेक्स्ट में आप कोई भी पढ़ सकते हैं, प्रभात खबर पढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो हम देख लेते हैं आज थोड़ा सा साइंस का जो पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक क्या था उसको देख लेते हैं, ओके। तो जो पहला टॉपिक था, देखिए अब जो ये जो आपका पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक ये था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसमें क्या क्या डिस्कस करना था, एमकेएस को डिस्कस करना था, ठीक है, सीजीएस को डिस्कस करना था, और सीजीएस पढ़ना है और एसआई पढ़ना है, ठीक है। ये तीन चीज़ के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये तीन चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये बेसिकली काम कहाँ आएगा इसमें, आपको मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। इन तीनों पे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देना चाहिए। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ज़्यादा चांस है कि इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाएगा, ठीक है। इस पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिया जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं दिया जाएगा। तो जो 20 सब्जेक्टिव है इसी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके सिलेबस के बाहर आप मत जाइए, ठीक है, सिलेबस के बाहर आप मत जाइए। सिलेक्शन ना होने का कारण है आपको पता ही नहीं है सिलेबस क्या है। अब जो तो पढ़ते रहते हैं तो फिर कहाँ से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एमकेएस सिस्टम। एमकेएस, ठीक है, एमकेएस सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम, ठीक है। तो देखिए एमकेएस सिस्टम क्या है। सबसे पहले क्या था, जब इनिशियली अर्लियर टाइम में साइंटिस्ट जो थे, डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स का यूज करते थे, ठीक है। अर्लियर टाइम में डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स का यूज करते थे। उसमें एक एफपीएस सिस्टम भी था,
कहीं पे MKS चलता था, MKS किसी कंट्री में चलता था, फिर आपका CGS चलता था, ठीक है। इस तरह से फिर अभी भी देखिए कोई कोई मतलब फीट भी इंडिया में फीट भी चलता है, ठीक है। बट अगर हम लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट देखें, SI यूनिट देखें तो वो मीटर होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में सभी अलग अलग यूज करते थे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में अलग अलग यूज करते थे। फिर क्या हुआ कि सभी साइंटिस्ट जो एक जनरल कॉन्फ्रेंस बैठा, ठीक है, एक जनरल कॉन्फ्रेंस बैठा और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि एक ही सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, एक ही सिस्टम में होना चाहिए, जिससे क्या है कि साइंटिफिक जो टेम्परामेंट है उसको लाने में ज़्यादा हेल्प हो सकेगा, ठीक है। तो एक ही सिस्टम होना चाहिए और ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस में 1971 में ये डिसाइड किया गया था, ठीक है। एक जनरल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम लोग SI यूनिट बोलते हैं। तो याद रखिएगा क्या इसके पीछे क्या थ्योरी था कि सभी देश अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे, सभी देश अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे। तो सभी देश जो अलग अलग यूनिट्स यूज करते थे, सभी देश अलग अलग जो यूनिट्स यूज करते थे, उसी को सभी ने एक जनरल कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया, कब? 1971 में, कि एक ही सिस्टम होगा और उस सिस्टम का नाम दिया गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देयर मीन्स SI, ठीक है, देयर मीन्स SI सिस्टम। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या MKS सिस्टम के बारे में। तो MKS सिस्टम क्या है? तो बेसिकली MKS, ठीक है। तो इसमें M का मतलब होता है मीटर, किलो, M K से किलोग्राम और S से सेकंड। ओके, ये तीन चीज़ें। तो मीटर मतलब MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर से मापा जाता था और जो मास होता था उसको किलोग्राम से मापा जाता था और जो टाइम होता था उसको सेकंड से मापा जाता था। इसको हिंदी में बोले तो लेंथ मतलब लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, मास मतलब हिंदी में द्रव्य मान, ठीक है, और टाइम का मतलब समय, ठीक है। टाइम का मतलब क्या? समय, ठीक है। तीन मैंने हिंदी में भी डिसाइड कर दिया। तो MKS सिस्टम क्या है बेसिकली? तो M से मीटर, जो लेंथ होता था उसको मीटर में मापा जाता था और K को किलोग्राम से, सॉरी K मीन्स क्या होता था? किलोग्राम, जिसको मास को किलोग्राम से मापा जाता था और समय को सेकंड से मापा जाता था। ये टोटली MKS सिस्टम था, ठीक है, ये टोटली MKS सिस्टम था, जिसको बाद में क्या किया गया, मतलब कि जो ये सब बेस यूनिट है, याद रखिएगा टोटल कितना बेस यूनिट है? टोटल बेस यूनिट कितना है? बेस यूनिट 7 है, 7 बेस यूनिट है। टोटल कितना बेस यूनिट है? 7 बेस यूनिट है। 7 बेस यूनिट क्या क्या है? तो लेंथ, लंबाई, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 ये फंडामेंटल यूनिट्स है या बेस यूनिट्स है। इन्हीं से हम डेराइव यूनिट्स को निकालते हैं, ठीक है, इन्हीं से हम डेराइव यूनिट्स को निकालते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैंने बताया MKS सिस्टम में मैंने किसके कंटेक्स्ट में बताया? सिर्फ लेंथ, मास और टाइम के कंटेक्स्ट में बताया। तो MKS सिस्टम में लेंथ को मीटर से, ठीक है, लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और टाइम को सेकंड से मापा जाता था, ठीक है। ये रह गया आपका MKS सिस्टम। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक है और इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ये बेसिकली आपका इन द सेंस 11th के भी NCERT में यही दिया हुआ है, ठीक है, 11th का जो फिजिक्स का NCERT यही दिया हुआ है। तो इससे बेसिक और कुछ पूछा नहीं जा सकता, लॉन्ग क्वेश्चन बनने से रहा, या तो फिर आपको हो सकता है टेलेंडर क्वेश्चन में इसी तरह का शॉर्ट कुछ 5-6 क्वेश्चन दे दे, या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जाएगा। ओके, तो ये आपको MKS सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं MKS के बाद है CGS सिस्टम, ठीक है,
CGS, ठीक है, CGS सिस्टम। किन के कंटेक्स्ट में बात करेंगे CGS सिस्टम में, किसके कंटेक्स्ट में, तो जो बेस यूनिट है उन्हीं को देख लेते हैं, ठीक है। तो लेंथ जो लंबाई है, मास जो द्रव्यमान, और आपका क्या बचा एक टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर से मापा जाता था, ठीक है। सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, और मास का हो गया आपका, वहाँ पे केजी से मापा जाता था, यहाँ ग्राम से, ठीक है। और टाइम को आपको सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। टाइम का यहाँ सेकंड ही था। तो सी का कंटेक्स्ट में क्या था, सेंटीमीटर, जी का कंटेक्स्ट में ग्राम था, और एस के कंटेक्स्ट में सेकंड था। तो ये हो गया आपका CGS यूनिट, ठीक है। ये हो गया आपका CGS यूनिट, ठीक है। ये CGS यूनिट हो गया। CGS यूनिट ऐसा भी फिजिक्स में पढ़ा जाता है, बट जब भी हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करते हैं तो हमेशा CGS से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म SI यूनिट में लेके आते हैं, ठीक है। हमेशा उसको हम SI यूनिट में लेके आते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा CGS यूनिट, ठीक है। CGS जो सिस्टम है उसको समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर रिस्पेक्टिवली सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है। मेजर इन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इनको एक और नाम है, इस सिस्टम का एक और नाम है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, गसियन सिस्टम। ओके, क्या आपको पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो नोन एज गसियन सिस्टम। देन गसियन सिस्टम किसको बोलते हैं, CGS सिस्टम को ही हम लोग गसियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, और बाकियों को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम आगे देखते हैं अगला क्या है। तो आपका दो टॉपिक ख़त्म, दो जो टॉपिक था यहाँ पे सिस्टम से रिलेटेड, MKS और CGS में हमने देख लिया, ठीक है। MKS और CGS हमने देख लिया। अब आते हैं हम SI सिस्टम पे, ठीक है। अब आते हैं हम SI सिस्टम पे, ठीक है। तो देखिए ये SI सिस्टम, अभी हमने बात किया कि SI सिस्टम क्यों लाया गया, तो सभी अलग अलग डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट साइंटिस्ट अलग अलग यूज करते थे। तो देन SI सिस्टम का लाया गया एक जनरल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स SI वाज एडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है। वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड एट जेनेवा, ठीक है। नॉट कहाँ पे हुआ था ये, जेनेवा में। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, एडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड, adopted and accepted in international conference ऑफ वेट एंड मेजर्स। किसके द्वारा एक्सेप्टेड किया गया था, कौन सा, वेट्स एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स हेल्ड एट जेनेवा, हेल्ड एट जेनेवा। देखिए बहुत जगह 1960 दिया रहता है, बट आप 1960 को मत मानिए, ठीक है। क्यों, जो NCERT बुक में दिया हुआ 1971, ये जो वेट एंड मेजर्स का जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने अभी बताया वेट एंड मेजर्स का जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था जेनेवा में हुआ था। और ये बहुत जगह 1960 दिया। आप 1960 इसलिए नहीं मानिए क्योंकि अगर आप मान लीजिए उस क्वेश्चन पे गलत एराइज करते हैं उस क्वेश्चन को, तो आप उसको NCERT के बेस पे NCERT ही मान्य होता है हर जगह पे, तो उसके बेस पे आप वहाँ पे नंबर मिल सकता है अगर 1960 ऑप्शन दिया रहेगा तो, ठीक है। ओके, तो देन 1971 इज अ राइट अकॉर्डिंग टू NCERT बुक। तो कब हुआ, एडोप्टेड एंड एक्सेप्टेड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स हेल्ड एट जेनेवा। कहाँ पे, जेनेवा में 1971 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस में इसको अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसको अडॉप्ट किया गया। ओके, और कौन सा सिस्टम को मॉडिफाई करके किया गया था, ये वाला याद रखिए, कौन सा, ये था वेट्स एंड मेजर्स, ठीक है।
अब कौन सा सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया गया था, तो एमकेएस सिस्टम को ही क्या कर दिया गया था, मॉडिफाई करके एसआई सिस्टम में बदल दिया गया था। ठीक है, अब इसका इंटरनेशनल यूज इन साइंटिफिक टेक्निकल, जो इसका यूजेस है इंटरनेशनली, ठीक है, एसआई सिस्टम का, नॉट एमकेएस का, एसआई सिस्टम का जो ये है वो इंटरनेशनली यूजेस इन साइंटिफिक टेक्निकल इंडस्ट्री एंड कॉमर्शियल वर्क। ठीक है, साइंटिफिकल टेक्निकल इंडस्ट्रियल and commercial work because SI unit use decimal system and conversion with the system are quite simple and convenient। मतलब बहुत सिंपल होता है, याद रखिए कि बहुत सिंपल होता है, जिसके कारण हमने इस SI सिस्टम को एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो ये रहा आपका 3 जो टॉपिक था सिस्टम से, उस सिस्टम से 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सिस्टम से 3 टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और कैसे प्रिपेयर करना पेपर 6 को तो मैंने बता दिया। अगला हम देखेंगे एक और जो सिलेबस में है, तो अगला जो टॉपिक है उसमें सब टॉपिक जो है वो डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, इसको देखेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इस तरह के और वीडियो लेके आऊँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।